अयान खान गुस्से में अखबार लेकर ऑफिस से बाहर आया, गाड़ी निकाली और खुद ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंच गया। घर के अंदर कदम रखे तो सामने ही मैं खड़ी थी। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ये पढ़ती हुई मैं वहां से भागने लगी, जबकि पास बैठे समीर की पीठ दूसरी तरफ थी। वो आने वाले अयान को नहीं देख सका। एक मिनट, रुको यहीं, गुस्से भरी आवाज में कहता हुआ वो मेरे दिल को धड़का गया। मैं और तेजी से पढ़ने लगी। आल तू जलाल तू, आई बला तो टाल तू। समीर भी पलटता हुआ सीधा खड़ा हो गया। ये सब क्या है? राहिल भी अयान को यूं गुस्से में देखकर बाहर से आता हुआ वहीं उनके पास रुक गया। पता तो राहिल को चल गया था, लेकिन वो हमारी शरारत में हमारे साथ शामिल नहीं था। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने भोलेपन से पूछा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, और जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। उसके तेवर देखते हुए मेरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी। ज़रूरी है रिश्ता। एक खूबसूरत पढ़े लिखे अमीरजादे के लिए एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी शहजादी का रिश्ता चाहिए। अखबार में ये सब पढ़कर अयान का इतना दिमाग नहीं घूमा जितना नीचे दिए गए नाम और फ़ोन नंबर और पते पर गुस्सा आया था। अयान खान, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 होटलों का मालिक है। ख्वाहिशमंद शहजादियाँ फौरन संपर्क करें। अपने होठों को नीचे हम तीनों को सामने खड़ा किए, गुस्से भरी निगाहों से देखे जा रहा था। ये किसकी हरकत है? भारी आवाज़, मानो जैसे हम तीनों के कान में किसी ने शीशा पिघाल कर डाल दिया हो। हम तीनों खामोश रहे। मैंने पूछा, किसकी हरकत है ये? अब की बार आवाज़ और ऊंची थी। डर के मारे समीर की उंगली मेरी तरफ उठी। साथ खड़े राहिल ने भी सीधी उंगली मेरी तरफ उठाई, जबकि मैं अपनी हिरनी जैसी आंखें अब छोटी किए सामने खड़ी अयान को माथे पर बल डाले घूर रही थी, इस बात से अनजान कि मेरे क्राइम पार्टनर मुझे धोखा दे गए थे। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम तीनों में या नहीं? अयान का बस नहीं चल रहा था कि मुझे जिंदा कत्ल कर दे। भाई, ये सब इन तीनों का सोचा समझा प्लान था। मुझे तो अभी अभी आपके सामने आने से पहले पता चला। राहिल ने अपने आप को बचाया। मैंने और समीर ने गर्दन मोड़कर पहले उसे देखा और आंखों ही आंखों में खा जाने का इरादा किया। दूसरी तरफ सामने दहाड़ते हुए शेर को देखा। हद होती है बेवकूफ़ी की। सुबह से कोई 20 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। अयान की गुस्से भरी आवाज़ पर हम तीनों एकदम सीधे हो गए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वो शेर की तरह गुर्राते हुए आगे बढ़ा। समीर अपने ऊपर लगने वाले इस इल्ज़ाम पर एकदम हैरान रह गया, और पास खड़े मैंने कान खुजाते हुए फौरन दूसरी तरफ मुंह मोड़ा और सोचने लगी। देखो एडिटर साहब, अगर ये खबर तुम्हारे अखबार में छप गई ना, तो सोचो क्या ही मशहूर हो जाएगा तुम्हारा अखबार। बहुत नाम हो जाएगा तुम्हारा। मैंने एडिटर को ख्वाब दिखाते हुए कहा। लेकिन अगर ये खबर झूठी हुई तो मिस्टर खान मुझे कत्ल कर देंगे, उस एडिटर ने डरते हुए कहा। मैंने मुड़ के समीर को घूर कर देखा, जो शरारती हंसी हंसा था। अरे ऐसे थोड़ी ना कत्ल करेंगे, हम उनके घर से आए हैं, उनकी इजाज़त से। ये देखिए, उन्होंने अपना पता, फ़ोन नंबर सब दिया है। हम क्यों झूठ बोलेंगे भला? है ना, बोलो समीर। मैं शरारत की नानी मासूम शक्ल बनाकर समीर से पूछ रही थी। समीर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैं ये छाप देता हूँ, लेकिन इनाम मिलेगा ना? वो एडिटर लालच में आ गया। बिल्कुल, बहुत इज्जत के साथ मिलेगा आपको इनाम। मैंने खुश होते हुए एडिटर को यकीन दिलाया। कुछ पूछा है, जवाब दो। अयान खान की गुस्से वाली आवाज़ एकदम समीर के रोंगटे खड़े कर गई। अब की बार भी उंगली का इशारा झट से मेरी तरफ किया। समीर और रानी को अपनी जान बहुत प्यारी थी। मेरी तो सदमे से मर जाने वाली हालत हो गई थी। अब तोपों का रुख मेरी तरफ था। तुम्हें सुकून नहीं है? अपनी ज़िंदगी में पैदा हुए,
जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और रिश्ते वाली मासी बन गई हो। अयान ने अच्छा खासा झाड़ के रख दिया था। ये सब सुनकर मैं बोली, आपकी भलाई के लिए। मुंह बनाती हुई मैं भिनभिनाई, मेरा भला? तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? अयान का पारा हाई हो गया था। तो राहिल, समीर और रानी खामोशी से वहां से चले गए। आप मुझे ऐसे नहीं डांट सकते अयान खान। मैं भी अब बिना डरे आंखों में आंखें डाल के बोली, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शादी कराने का? तो ठीक है, अब मेरी शादी होगी और वो भी तुमसे मलिका। अयान के मुंह से गुस्से में जो आ रहा था निकलता चला गया। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं मैं क्यों करने लगी आपसे शादी? पता भी है आपको, पूरे पूरे 8 साल छोटी हूँ मैं आपसे। मैंने उसे उंगलियों पर गिनवाया और मुंह बिगाड़ा। ये तो अब वक्त बताएगा। मेरा जीना अजाब किया हुआ है तुमने। किसी का जीना अजाब कैसे करते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। बस इंतज़ार करो और देखो। मेरी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोलता हुआ वो मुझे छोड़कर जा चुका था और मैं मुट्ठियां मिलाती हुई वहीं दूसरा प्लान तैयार करने लगी। हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं था। खान विला में इस वक्त खामोशी थी। सभी सो रहे थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि सभी अभी कच्ची नींद में ही थे। इस समय एक बंदी ऐसी भी थी जिसे एक लम्हे को सुकून नहीं था। मैं अपने क्राइम पार्टनर रानी और समीर के साथ पूरी प्लानिंग के साथ अपना काम कर रही थी। हाँ, हो गया ये आखिरी भी। हाथ झाड़ते हुए मैं बड़े सुकून भरे अंदाज में खड़ी हुई थी। रानी और समीर ने एक दूसरे का मुंह देखा और बोले, उन्हें तो छोड़ देती आफत की पुड़िया। समीर दबी दबी आवाज में चिल्लाया। मैंने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को समीर पर फिट किया और बोली, किस खुशी में? मेरा अंदाज तीखा था। मेरे लिए घर का हर सदस्य बराबर है और ये भी इसी घर का सदस्य है। मैं बंद दरवाजे के बाहर खड़े मज़े से बोली, निकलो यहाँ से। मेरी माँ ने हमारी खुशबू सुन ली ना तो हमारा कचूमर निकाल देंगी। रानी ने हमारा हाथ थामा और हम तीनों गार्डन तक भागकर आ गए। चलो जी, अब बस 5 मिनट और फिर होगा ब्लास्ट। मैंने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। ब्लास्ट? समीर ने हैरत से पूछा। हाँ पार्टनर, बम ब्लास्ट। मैंने समीर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं घर में सबसे छोटी सी थी, लेकिन मेरे अंदर जान बहुत थी। समीर ने बेचारगी से सूरत बनाते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है आज इस बेवकूफ़ी के चक्कर में जेल के अंदर होंगे हम। ना ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो कुछ करना बाकी है। बस 2 मिनट रुक गए हैं, तैयार हो जाओ। मैं खुशी से बोली। रानी का दिल कांपा। उसे सबके बाद हालात नज़र आ रहे थे। उसे यकीन था घर वाले फांसी पर चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे आज। 1 मिनट। मैंने लाइटर जलाया। पटाखों की एक लंबी लाइन का सिरा मेरे हाथों के सामने ही था, जबकि बाकी पटाखे घर के सारे सदस्य के कमरे के दरवाजे पूरी शान से लगे थे, तैयार। और ब्लास्ट! साथ ही पटाखों के तार को आग लगा दी, जिसका रुख अंदर की तरफ था। अयान खान अभी अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हुआ था। काफ़ी लंबी मीटिंग थी। विदेश देश से बहुत ज़रूरी लोग आ रहे थे, जिन्होंने उसके होटल में इन्वेस्ट करना था। उसके बारे में डिटेल्स वगैरह अपने बिजनेस पार्टनर साहिल के साथ चर्चा करने के बाद अब सुकून की नींद लेने का सोच रहा था। वो ऐसे ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था। उसकी मेहनत, उसकी शिद्दत और इन सब से बढ़कर उसका बड़ा आदमी कहलाने का जुनून शामिल था। और आज वो एक नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े 8 होटलों का मालिक था, जो अपने नाम से पूरे शहर में जाने जाते थे। और इस सब को कामयाब करने में उसके दोस्त साहिल का सबसे बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, खान विला के सबसे बड़े पोते अयान खान हैं, जो अपने नाम के भी एक ही हैं। अभी वो अपनी नींद में खोने ही वाला था
कि एकदम से बाहर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। एक पल को तो वो अपने होश में आने लग गया, शायद गोलियाँ चल रही हैं हमारे घर में। अयान उन कदमों से उठे और बिना जूते पहने वो बाहर भागा। दरवाज़ा खोला, मुंह के सामने चलते पटाखों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। बाकी सबका भी यही हाल था। सभी अपने कमरे से बाहर निकले थे। सबके चेहरों पर एक डर था। ये क्या है? रानी की माँ ने माथे पर हाथ मारते हुए पूछा। ये सब किसने किया? अयान खान अपने गुस्से को रोकते हुए कमरे से निकलते पूछने लगा, जबकि उस बंगले के मालिक मिराज खान सबके दादाजी बड़ी फुर्सत से होठों पर मुस्कान सजाए ये नज़ारा देख रहे थे। जिनकी नज़र गार्डन की तरफ थी, बाकी सबकी नज़र भी उन्हीं के पीछे थी। वो सब गार्डन एरिया में पहुंच गए थे। आस पड़ोस भी शायद डर के मारे जागे होंगे, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? सरप्राइज! हैप्पी न्यू ईयर! मेरी चहकती आवाज़ पर सब हैरान रह गए, जबकि मेरी मुस्कान, जो इंतहा की खूबसूरत थी, दादाजी मुझे ही देखते जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे, तो बहुत से चेहरे गुस्से में भी थे। अयान खान का पारा बहुत हाई था। दादाजी ने अपनी बाहें खोली और मुझे, जो सबको खामोश और ख़राब मूड देखकर थोड़ा उदास हो गई थी, दादाजी के मुस्कुराकर बाजू फैलाने पर उनके सीने से जा लगी। पास खड़े समीर और रानी ने सुकून की सांस ली कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा खानी थी। आई लव यू दादाजी। मेरी सुरीली आवाज़ दादाजी के कानों में रस घोल रही थी। वहीं अयान को मेरी आवाज़ जहर लग रही थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? दादाजी ने अपनी लाडली पोती को देखा। मुझे देखकर ही तो वो जीते थे। जान बसती थी मेरे अंदर दादाजी की। ये सब मेरा आइडिया था दादाजी। मैंने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। समीर और रानी का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आइए। सब दादाजी को खींचते हुए मैं बगीचे की दूसरी तरफ ले गई, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, और एक चॉकलेट केक, जो बहुत बड़ा था, सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया था। सबकी नज़रों में हैरानी थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। सवेरा बेगम अयान की मम्मी ने तारीफ की तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आ जाइए, सब नए साल का जश्न मनाते हैं। सबको इकट्ठा किए मैं दादाजी को केक काटने का बोलती उनके बिल्कुल साथ खड़ी हो गई थी। अयान बेटा, आजा यार, तेरे बगैर काट सकता हूँ क्या भला? मुंह बनाते हुए अयान वहाँ से जाने लगा कि दादाजी की पुकार पर रुक गया। एक नज़र मुंह बनाते हुए मुझे देखा। वो मुझे चमगादड़ समझता था, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी को देखा, जिनकी वो कोई भी बात भला कब टाल सकता था। चलता हुआ दादाजी की राइट साइड आकर खड़ा हो गया। पार्टनर, कैमरा ऑन। मैं चहकती हुई समीर से बोली। बहुत सारी तालियां और शोर की आवाज़ पर केक काटा गया। आसमान पर आतिशबाजी की गई। सबकी नज़रें आसमान पे थीं। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई। बहुत खूबसूरत, मैंने कहा। आयान की नज़र आसमान से हटकर दादाजी की लेफ्ट साइड में खड़ी मेरे ऊपर थी। मेरी आंखों में एक ख़ास चमक थी, सुनहरी चमक, जो मुझे सबसे अलग बनाती थी, और जो सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हों में ही मेरी आंखों में नज़र आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता और पलक झपकना भूल जाता। अभी अयान का भी यही हाल था। वो बिना पलक झपके मेरी आंखों में देखे जा रहा था। मैं पलटी और दादाजी के गले लगकर खुश हो रही थी। मुस्कुराहट मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैंने कट किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला और बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी। मैं खिलाते हुए अयान की तरफ बढ़ी। मैंने अपना हाथ उसके मुंह के आगे किया और मुस्कुराकर उसे खाने का इशारा करने लगी। मैंने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे अयान ने मेरी कलाई पकड़ी। मैं खामोश हो गई। अरे खा ले बेटा, बहुत अच्छा और मज़े का है। दादाजी ने केक का एक और टुकड़ा उठाए हुए अयान को प्यार से कहा। अयान ने मेरे हाथ से केक लेकर साइड प्लेट में रखा और वहाँ से निकलता चला गया। खड़ूस,
मैंने हमेशा वाला टैग उसे फिर से दे दिया और इग्नोर करती हुई बाकी सबकी तरफ मुड़ी। सेल्फी टाइम। सबको अपने साथ खड़ा करके मैं सेल्फी ले रही थी, जबकि दूर खड़े अपने कमरे की खिड़की से अयान होठ नीचे ये मंजर बड़े गुस्से से देख रहा था। रात को काफ़ी लेट सोने से सभी की आंख सुबह देर से खुली, लेकिन अयान खान अपने वक्त पर उठा। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़रूरी था। नाश्ते से फ्री होते हुए वो अपना वॉलेट उठाता और गाड़ी की चाबी लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब ही उसे ऐसा लगा कि कोई भूकंप आ गया हो, मुड़ के देखा तो मेरे हाथ में पानी का जग था और सामने राहिल था, जिसे मैं पूरा पानी में भिगो चुकी थी और वो भी चुपचाप भीगे जा रहा था। अब बताओ, कहाँ थे तुम रात को? कहा था वक्त पर आना, मिस कर दिया तुमने सब। राहिल को अच्छे से भिगोकर मैं अपने हाथ झाड़ती हुई उससे नाराज़ हो गई। अयान अपना सिर हिलाता हुआ वहाँ से निकल गया। ये रोज़ का नाटक था, अब तो सब लोग इसके आदी हो गए थे। लेकिन गाड़ी में बैठा अयान इन सब का न कभी हिस्सा बना था और ना कभी बन सकता था। वो अयान खान था, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी ज़िंदगी में जीने वाला। साहिल काफ़ी देर से अयान का इंतज़ार कर रहा था। विदेशी देश से ज़रूरी लोग पहुंचने वाले थे। उनके स्वागत का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम हो चुका था। अयान के पहुंचते ही सारा स्टाफ अलर्ट हुआ था। वो किसी सल्तनत के बादशाह की तरह होटल में एंटर हुआ और साहिल से सारी डिटेल्स लेता हुआ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता। आज के दिन की शुरुआत कर चुका था। ये खाना किसने बनाया? रात को खाने की टेबल पर बैठा अयान एक निवाला लेता भड़क उठा। हलक तक कड़वा हो गया था। जी जी, बड़ी बेगम साहिबा ने। अकरम ने पास खड़े होते हुए डरे हुए अंदाज में कहा। मम्मी ने? और इसमें ये ढेर सारा नमक भी मम्मी ने ही डाला होगा। अयान बहुत ही गुस्से में अपनी प्लेट को खिसका चुका था। जी जी नहीं। अकरम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन बिजी रहा था और काफ़ी लेट घर आया था। सभी खाना खा चुके थे। अकरम की जिम्मेदारी थी कि वो अयान के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखे। एक तरह से घर के अंदर अकरम उसका सेक्रेटरी था। कोई भी नौकरानी उसके पास नहीं भटकती थी। वो बहुत सख्त मिजाज वाला बंदा, हर चीज़ को परफेक्ट रखने वाला, लड़कियों से दूर रहता था। भाई, कुछ और बना देते हैं आपको। अकरम ने बिना खाना खाए उठते देखा तो बोला। नहीं, रहने दो, भूख मर गई है। गुस्से में कहता हुआ वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अयान जानता था कि ये किसकी शरारत है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? समीर ने मुझसे कहा। मैं चुपचाप उसे देख रही थी। ये सब समीर, रानी और मेरा किया धरा था और हम अयान को परेशान करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उसका बिना खाना खाए उठ जाना हम तीनों को ही गहरी सोच में डालता हुआ शर्मिंदा कर गया था। मुंह बनाते हुए अकरम खाना समेटने लगा। हम जो छुपकर बैठे थे फौरन सामने आए। हम्म, अरे अकरम तुम जाओ, ये हम साफ कर लेंगे, मैंने बोला। तो अकरम ने खामोश रहना ज़्यादा ठीक समझा और अपना काम करता रहा। मेरी हरकतें और शरारतों के जाल में तो पूरा खान विला ही आया था। तो फिर वो क्या चीज़ थी? तुमने सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अकरम को खामोशी से अपना काम जारी रखा देख मैं घूरती हुई बोली। बीबी, हम साफ कर लेंगे, धीरे से कहते हुए अकरम नज़रें झुकाकर बोला था। कह तो ऐसे रहे हो जैसे पीछे कोई पूरी फौज खड़ी की हुई है तुमने। देखो, अगर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकलो। समीर ने अकरम के कान के पास जाते उसे समझाया। तो वो मुंह बनाता हुआ वहाँ से निकल गया। वो हमसे पंगा कैसे ले सकता था, जो खान विला के गुंडे बने हुए थे। यस बॉस, आगे की क्या प्लानिंग है? रानी ने आगे होते हुए मुझसे पूछा। मेरे दिमाग में कौन से वक्त क्या चलता है कोई नहीं जान सकता था। हम्म, हम खाना लेकर उस शेर के कमरे में जाएंगे। जो भी है, कोई हमारी वजह से भूखा नहीं सोएगा। ऊपर वाला नाराज हो जाएगा और मैं तो ऊपर वाले को कभी नाराज नहीं करूंगी। मेरा अगला प्लान सुनकर समीर और रानी ने एक दूसरे को देखते हुए मुझे छोड़ने का इरादा किया। क्यों, खुद भी मरना चाहती हो
और हमें भी मरवाने का इरादा है। जानती हो ना उनके गुस्से को, समीर ने डराया। हाँ हाँ, गुंडा पार्टी से आज तक कोई बच पाया है जो ये बचेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ मुझे फॉलो करो। खाने की ट्रे सेट लेकर मैं आगे आगे चली। उन दोनों को पीछे आने का कहा। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। दरवाजे को खटखटाती मैं बहुत कॉन्फिडेंस से खाने की ट्रे ली खड़ी थी। अयान, जो गुस्से में सिगरेट निकाल कर उसे सुलगा चुका था और अब धुएं में लिपटा हुआ गैलरी की तरफ खड़ा था। दरवाजे पर होती खटखटाहट ने उसे चौंकाया। सिरगिट वहीं गिराता हुआ पैर से मसलकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अफलातून पार्टी को देखकर माथे पे बल आए। समीर और रानी पीछे से चुपके चुपके गायब हो गए और ये बात मैं अच्छे से जानती थी कि वो बहुत ही डरपोक है। टन टनाटन सरप्राइज। मुंह पर मुस्कान सजाती मैं खाने की ट्रे को आगे करती। इस वक्त अयान खान को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। क्या मसला है? बहुत ही रूखे अंदाज में पूछा। अरे, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं एक तरफ से होकर अंदर की तरफ आई, खाना टेबल के एक तरफ रखते हुए मुस्कुराई और अयान की तरफ मुड़ी। एक छोटी सी शरारत ही तो थी आपके साथ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? बहुत प्यार भरे अंदाज में समझाया मैंने। तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे यकीन मानो, सिर्फ एक प्लेट में नमक था, बाकी का सारा खाना मज़ेदार था। आपने चेक नहीं किया, वरना आप इस तरह उठकर नहीं आते। उठाओ खाना और निकलो यहाँ से। अपने आप को कंट्रोल करता हुआ आगे बढ़कर बोला। अरे ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। मैं मुस्कुराती हुई उसकी बात को इग्नोर करती दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने लगी। फिर इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। हाँ, ये पेंटिंग ना आप वहाँ पर लगाइए, सामने दीवार पर, वहाँ बहुत अच्छी लगेगी। सच में। आंखें झपकती हुई इस वक्त मैं अयान के सब्र को आजमा रही थी। खुद यहाँ से जाओगी या धक्के से जाना पसंद करोगी? गुस्से में वो इतना ही बोल पाया। अरे जा रही हूँ, इतना गुस्सा नहीं किया करो। रंग देखो, जल भुनकर सांवला हो गया है। खुश खुश रहा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ती कहने लगी, फिर अचानक मुड़ी और पीछे से आते तेज रफ्तार में अयान से टकरा गई। ऊपर वाले, मेरा सर चकराकर रह गया। अयान दरवाज़ा बंद करने आ रहा था और मुझे देखने लगा। हो गया ड्रामा, अब निकलो। आँख के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरा सर किसी दीवार से टकराया था। मेरी चालाक आवाज़ पर अयान ने मुझे घूरती हुई नज़र से देखा। अच्छा अच्छा, घूरिए नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। और हाँ, खाना खा लेना, रात को भूखा नहीं सोते, ऊपर वाला नाराज़ हो जाता है। मुस्कुराकर कहती हुई मैं वहाँ से जा चुकी थी। अयान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। वो अयान खान था, नरम मिजाज इंसान, लेकिन एक हादसा उसे क्या से क्या बना गया। एक हादसे ने उसे आज 8 होटलों का मालिक बना दिया। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं थी, उसके होटलों की शाखाएं अब दूसरे शहरों में भी खुलने लगी थीं। और इस सब में सिर्फ 3 साल लगे। 3 साल पहले मिराज होटल एक डूबती हुई कश्ती थी। उसको हैंडओवर किया। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे असलम खान, छोटे बेटे फहद खान और सबसे छोटे बेटे असद खान। बड़े बेटे की शादी खानदान में हुई। बीवी का नाम रज़िया था, जो अयान खान की माँ थी। लेकिन अयान खान के पैदा होने के बाद कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई और फिर उनकी मौत हो गई। अयान के पापा उनके मरने के कुछ समय बाद ही अपनी दोस्त सवेरा को वो शादी करके घर ले आए थे। उन्होंने अयान को माँ का प्यार तो दिया, लेकिन अपने बेटे राहिल के पैदा होने के बाद वो अयान को नज़रअंदाज करने लगी। लेकिन दादा मिराज खान, जिनके लिए अयान से बढ़कर कोई भी नहीं था, राहिल अयान से 3 साल छोटा था। दूसरे नंबर पर थे फहद खान, जिनकी शादी सानिया से हुई थी। वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन बस बच्चों की खुशी से महरूम थे। और फिर ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और शादी के 10 साल बाद उन्हें एक नन्ही सी परी दी, जिसके गाल रुई की तरह नरम और आंखें बिल्कुल कांच की तरह नीली थीं।
छोटी सी बच्ची बिल्कुल मलिका जैसा हुस्न रखती थी, इसलिए मेरा नाम दादाजी ने मलिका ही रखा और मैं दादाजी की जान बनती चली गई। मुझे 4 साल की नन्ही जान को वो सवेरा चाची के पास छोड़कर बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे। लेकर तो वो मुझे भी जाना चाहते थे, लेकिन मेरा पासपोर्ट का मसला बन गया था। बिजनेस ट्रिप से वापस आते वक्त उनका प्लान क्रैश हो गया और वो वापस नहीं लौट सके। मैं नन्ही सी जान कितने दिन यूं ही दरवाजे को देखकर गुजारती रही। मुझे यूं देखकर दादाजी तड़प जाते थे। अयान 12 साल का था। उसे भी मेरा यूं उदास होना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझसे बहुत हमदर्दी करता था, मेरे लिए चॉकलेट लाता था, मुझे खुश रखने की कोशिश करता था और मैं अयान के साथ जुड़ने लगी। ये बात सवेरा चाची को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमारे बीच दूरियां बनाना शुरू कर दी। तीसरे नंबर पर थे असद खान। उनकी शादी भी ख़ानदान में आलिया से हुई। उनका एक बेटा समीर और एक बेटी रानी थी। रानी मुझसे 1 साल बड़ी थी। इस घर का हर बड़ा छोटा फैसला दादाजी ही करते थे, लेकिन दादाजी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय दोनों बेटों ने अपने अपने बिजनेस पर ध्यान दिया। रिजल्ट, मिराज होटल लाचारी का शिकार हो गया और उसे बेचने की नौबत आ गई। इन दिनों में अयान खान के साथ हुए हादसे ने अयान खान को कुछ करने के लिए उकसाया और जिस दिन दादाजी ने होटल को बेचना चाहा, उसी दिन वो खड़ा हुआ और मिराज होटल को दादाजी से ले लिया। घर वालों ने मना किया, बाप तक ने भी मना किया, लेकिन वो नहीं माना और ख़ुद को आजमाने के लिए उसने उस डूबते जहाज़ को किनारे लगाया। और ना सिर्फ किनारे लगाया, बल्कि बहुत मेहनत और लगन से उसकी और शाखाएं बनाई। वो उस वक्त आंखें मीचे अतीत में हुए हादसे में खो गया था। क्यों? क्यों इसके घर जाऊं मैं, इस शख्स के साथ जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, जो शुरू से खाली हाथ है। वो मुझे क्या देगा? नहीं चाहिए एक हारा हुआ मर्द मुझे। ये वो बातें थीं जो आज भी अयान खान के दिमाग में हथौड़े की तरह लगती थीं और उसे सर दर्द शुरू हो जाता था। और अभी भी उसे फिर से वही हुआ। जितना वो इन बातों से दूर भागना चाहता था, ना चाहते हुए भी ये बातें उसे बार बार याद आती थीं। वो उठकर अपनी दवा लेना चाहता था, लेकिन बिना कुछ खाए वो नहीं ले सकता था। मजबूरन मेरा लाया हुआ खाना उसे खाना पड़ा। वो दवा लेकर सोने के लिए लेट गया। उसका सर दर्द बहुत बुरा होता था, जिसका आज तक उसने किसी से जिक्र नहीं किया था। वो किसी की भी हमदर्दियाँ बटोरना नहीं चाहता था और ना ही उसे मंजूर था कि किसी की आँख में उसके लिए रहम हो। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करता सोने की तरफ ध्यान देने लगा। इतना गुस्सा नहीं किया करें, रंग देखें, जल बुनकर सांवला हो गया है। खुश खुश रहा करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी बातें सोचकर वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगा और नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह मेरा मूड बहुत ख़राब था। रानी और समीर को एक नज़र भी नहीं देख रही थी। रात को जो उन्होंने गद्दारी की, उसकी अच्छी खासी सज़ा देने वाली थी मैं उनको। लेकिन अभी मुझे कॉलेज जाना था। मेरा लास्ट सेमेस्टर था। मैं मास कम्युनिकेशन में बीए कर रही थी। मेरा इरादा आगे जर्नलिस्ट बनने का था और दादाजी की पूरी सपोर्ट थी मुझे। मैं दादाजी को बाय करती हुई बाहर आई। मैडम, गाड़ी में मसला है कोई, आप किसी और की गाड़ी में चली जाइए। ड्राइवर डरते डरते मुझसे कहने लगा। क्या मतलब? आज कॉलेज जाना है मुझे और गाड़ी में क्या क्या परेशानी है? अरे मलिका, ठीक है, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। समीर ने मुझे ऑफ़र किया। रानी और समीर दोनों यूनिवर्सिटी जाते थे। मेरा कॉलेज रास्ते में ही आता था। रोज़ मैं उन दोनों के साथ जाती थी, लेकिन जिस दिन नाराज़ होती थी, उस दिन मैं अपनी अलग गाड़ी में जाती थी। जी नहीं, धन्यवाद, छोड़ना तो तुम लोगों की आदत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बीच रास्ते में छोड़ जाने वालों की। मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। इतने में अयान खान अपनी गाड़ी की तरफ जाता दिखाई दिया। वो हमें नज़रअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने फौरन दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठा कि साथ ही मैं घुस गई। गई काम से। समीर ने आंखें मींची। चलो हम चलें, देर हो जाएगी, रानी ने उसे कहा और दोनों ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। ये क्या हरकत है? अयान के माथे पर गुस्सा चढ़ा। क्या हुआ? लिफ्ट ली है? बहुत आराम से बैठकर मैं मुस्कुराकर बोली।
वाह! आपकी गाड़ी तो बहुत मज़े की है। कितनी नरम मुलायम सीटें हैं इसकी। मैं बच्चों की तरह खुश होती हुई तारीफ़ करने लगी। उतरो नीचे, अयान ने सख्ती से कहा। क्यों? मेरे माथे पर गुस्सा चढ़ा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैंने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, किसी और की गाड़ी में चली जाओ, उतरो फ़ौरन। अयान ने बिना शर्म के मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी कज़िन हूँ ना, छोटी सी, प्यारी सी, मासूम सी, कर दीजिए ना मदद, प्लीज़। आंखें चमकाती हुई मैं अयान से कहने लगी, और यही तो अयान नहीं चाहता था। खुद उतरोगी या हाथ पकड़कर नीचे उतारूं? अयान ने अब बहुत ही गुस्से में कहा। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। नहीं उतरूंगी, जो करना है कर लो। मुंह बनाती हुई मैं गाड़ी में चुपकर बैठ गई। मैं बहुत ज़िद्दी थी, ये तो वो भी जानता था, और इस वक्त वो काफ़ी लेट हो चुका था। ड्राइवर को चलने का इशारा करते हुए मुझे इग्नोर किया। गाड़ी स्टार्ट होते ही मेरे चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई, और अयान अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। आप पर ना सच में घमंड करना बनता है। मेरी ज़ुबान फिर से चली। अयान ने ध्यान नहीं दिया और ब्लूटूथ कान में लगाकर साहिल से बात कर रहा था, जबकि नज़र सामने लैपटॉप पर थी। ऊपर वाला जब बंदे को बेहिसाब देता है तो घमंड आ ही जाता है। मेरी बात अयान को हंटर की तरह लगी। ब्लूटूथ कानों से हटाए और मेरी तरफ गुस्से से देखा। अपना मुंह बंद रखो, वरना चलती गाड़ी से उतार दूंगा और 1 मिनट नहीं सोचूंगा। जब घमंड आता है तो गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आता है। खैर मुझे क्या। ये बात करते ही मैंने मुंह फेर लिया। अयान मुट्ठी मींचता रह गया। मैं सच में बहुत ज़िद्दी थी, और यह अयान जानता था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि फिर मेरी ज़ुबान चली। ये जो सामने टीवी लगाया है, चलता भी है या बस यूं ही शो शाह के लिए लगाया है? उसकी गाड़ी को अच्छी तरह से जांच लेने के बाद अब अगला सवाल पूछा था, लेकिन अयान ने अब की बार बोलना ज़रूरी नहीं समझा। अरे बस बस, मेरा कॉलेज आ गया, मैं चिल्लाई। अयान के जैसे कान के पर्दे फट गए हों। उतरो अब। खुद पर कंट्रोल करता हुआ वो मुझे देखते हुए बोला, आप ड्राइवर से कहें ना, दरवाज़ा खोल दे, जैसे आपके लिए खोलता है। बहुत मिन्नत वाले अंदाज में मैं अयान के करीब होते हुए उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, और अयान मुंह बंद किए मुझे अफलातून को देखे जा रहा था। हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोला, और मैं बड़ी शान से कदम बाहर निकालती खड़ी हुई। एक बहुत खूबसूरत मुस्कान से यहाँ वहाँ देखा, जहाँ काफ़ी लड़कियाँ मुझे इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता देख चुकी थीं। मैंने पलटकर धन्यवाद करना चाहा, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो चुका था और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मैंने मुंह बनाया, लेकिन घर जाकर धन्यवाद करने का इरादा करती हुई मैं कॉलेज के अंदर बढ़ गई। अरे वाह मलिका, ये किसकी गाड़ी में आ जाई हो? सना से रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठी। अरे अपनी ही समझो, मैंने इतराकर कहा। काफ़ी लड़कियां जो मुझसे छुपती फिरती थीं मेरी शरारतों की वजह से, आज वो भी हैरान नज़र आ रही थीं। तुम्हें पता है, जिस गाड़ी में तुम बैठकर आई हो उसकी कीमत कितनी है? सना की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। हाँ जानती हूँ, काफ़ी महंगी है। अब सही कीमत तो पता नहीं थी, इसलिए टालती हुई बोली और आगे बढ़ी। सना भी मेरे साथ पीछे ही थी। 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ये। तुम तो काफ़ी अमीर हो भाई, कभी बताया नहीं तुमने। छुपी रुस्तम। सना मेरे और करीब हुई। तुम तुम्हें कैसे पता था कि 1 करोड़ से ऊपर की है? मेरा भरोसा पहली बार थोड़ा डगमगाया। यार इंटरनेट पर देखा था, बहुत क्लास की गाड़ी है। पर तुम तो इसमें बैठकर आई हो, मज़ा आया होगा। सना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। मैं मुंह बनाती हुई आगे बढ़ गई। मैं सोच में पड़ गई। एक मेरी गाड़ी थी जो शायद 8 या 9 लाख की थी, लेकिन काफ़ी अच्छी गाड़ी थी। मेरे ही लिए दादाजी ने ले दी थी, जो मुझे कॉलेज लाने और ले जाने के लिए थी। समीर और रानी भी बहुत महंगी गाड़ी में जाते थे। राहिल की गाड़ी भी कमाल की थी, और दूसरी तरफ मेरा अपना कज़िन अयान था, करोड़ों की गाड़ी में घूमता था। मेरे दिल में दुख भरने लगा। सबसे कम और हल्की कीमत वाली गाड़ी मेरे ही हिसाब में क्यों आई, जो दिन ब दिन खराब होती थी। बाकी का दिन बुरे दिल से गुजार कर मैं अपनी गाड़ी में घर वापस लौट आई। अपनी गाड़ी को देखकर सारा रास्ता मैं मुंह बनाती हुई आई।
मैं लालची नहीं थी, ना ही मेरी फितरत में लालचपन था, लेकिन मैं इस फ़र्क को समझ नहीं पाई जो मेरे और बाकी कज़िन्स के बीच में था। आज पूरे दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, एक अजीब-सी बेचैनी छाई हुई थी। दादाजी अपनी ज़मीन पर गए थे और समीर और रानी से भी नाराज़ थी। इतने बदतमीज़ हो गए थे कि मुझे मनाने भी नहीं आए थे। सारा दिन सोकर गुज़रा, शाम हुई तो भूख ने सताया, तो उठकर बाहर आई, किचन की तरफ गई और वहाँ अकरम को हाथ चलाते हुए देख मेरी आँखें पूरी की पूरी खुल गईं। क्या बना रहे हो अकरम? गाजर को मुँह में डालते हुए बहुत मुस्कुराकर पूछा। जी वो अयान भाई के लिए अफ़गानी चिकन, उसने मुझे बिना देखे ही जवाब दिया। अफ़गानी चिकन के नाम पर तो मानो मेरी आंखें चमक गईं, बल्कि भूख ने और ज़ोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया। बन गया क्या? फ़ौरन उठ के उसके पास आकर छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए पूछा। आपके लिए नहीं, अयान भाई के लिए बना रहा हूँ। उसने साफ लहजे में प्लेट सर्व करते हुए कहा। अरे हटो भी, तुम भी ना अपने अयान भाई की तरह हर वक्त शोले चबाकर घूमते रहते हो। एक प्लेट से कुछ नहीं होता। मज़े से एक प्लेट भर के उठाती हुई मैं साथ में चखती मज़े भी ले रही थी। आप क्यों हमें नौकरी से निकालना चाहते हैं? अयान भाई के मेहमान भी आए हैं, उनके लिए भी बनाया है। अब इतना कम कैसे लेकर जाएंगे हम? अकरम बहुत परेशान हो गया, जबकि मेरे कान पर जू भी नहीं रेंगी। अकरम और कितना वक्त लगेगा? इतने में अयान किचन में आया और अकरम को और ज़्यादा कंफ्यूज कर गया, जबकि मैं मज़े से प्लेट ख़त्म करने वाली थी। अयान भाई, बन तो गया, लेकिन इशारा सामने खड़े मेरे ऊपर था। अयान मेरी प्लेट देखकर समझ गया था। सख्ती से आंखें बंद करके खोली, अपना गुस्सा कंट्रोल किया। आज वो स्पेशल साहिल को घर लाया था, घर का बना चिकन अफ़गानी खिलाने के लिए। यहाँ तो मामला ही बदल गया था। हद होती है बदतमीज़ी की। घर में और भी बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मज़ा आता है ना दूसरों को तंग करने में। सवेरा चाची के अचानक आ जाने से सभी चौंके। उन्होंने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। चाची, ये मुझे पसंद है इसलिए, मैं मुंह बनाती हुई बोली। पसंद है तो खुद बना लेती अपने लिए, हमेशा दूसरों के खाने पर नज़र रखती हो। सवेरा चाची आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थीं। एक प्लेट पर आप मुझे इतना सुना रही हैं? मैंने प्लेट साइड पर रखे माथे पर बल चढ़ाकर कहा। अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी, बदतमीज़ी करोगी? सवेरा चाची गुस्से में बोली। अपने हक के लिए बोलना बदतमीज़ी नहीं होता, चाची किसी को नीचा दिखाना बदतमीज़ी होता है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और ये बात आपको भी पता है। मैं बहुत सीरियस लहजे में बोली। मैं कहीं से भी 18 साल की नहीं लग रही थी। मैं अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी। सवेरा चाची को लाजवाब करती मैं खामोश खड़े अयान की तरफ आई। और आप सुनिए, इतने बड़े होटल के मालिक हैं, वहाँ अकरम से भी ज़्यादा अच्छे कुक होंगे। मैंने अकरम की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो हड़बड़ाकर मुझे देखने लगा। वहाँ अपने दोस्त को साथ बिठाकर चिकन अफ़गानी इंजॉय करते, यहाँ किचन में आपको ज़रूर चिकन बनवाना था। मैं मज़े से कहती हाथ बांधी अयान को हैरत में डाल गई। मैं हमेशा बहुत सुकून में रहकर दूसरों का सुकून खराब कर देती थी। एक मुफ्त सलाह है। पीछे मुड़कर सवेरा चाची को देखती हुई मैं अयान के कान के करीब हुई। मेरी सांसों की महक अयान को बहुत करीब महसूस हुई। अपने दोस्त को पकड़ें और यहाँ से निकल लो। अपने होटल में जाइए और मौज उड़ाइए। एक-एक बात को बहुत मीठे अंदाज में कहते मैं फिर से अयान पर सहर फूँकने लगी। बाय। पीछे होती हुई मैं मुस्कुराती हाथ से बाय का इशारा करती वहाँ से जा चुकी थी। और साहिल ने ये सीन बहुत फुर्सत से देखा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। क्या? अयान की नज़र उस पर पड़ी तो वो होश में वापस आया था। उससे बोला, होटल चलते हैं। अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल किए वो वहाँ से अयान को लेकर चला गया। इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है, नाक में दम किया हुआ है। अपनी भड़ास निकालती सवेरा चाची भी वहाँ से चली गई और अकरम अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गया। कमरे में आते ही मैंने सबसे पहले कमरा लॉक किया, दराज से मम्मी और पापा की तस्वीर निकाली और देखते ही देखते सब धुंधला हो गया था। आंखें भीगने लगी थीं। मैं जो हर पल मुस्कुराती हर लम्हे को जीती थी, कोई देखता कि इस पल में कितनी अकेली थी। तस्वीर को सीने से लगाए मैं अंदर ही अंदर बिखर रही थी। आई मिस यू मम्मी पापा, मैं रो रही थी। क्या हो रहा है ये सब?
जो ऊपर एक दूसरे के पास खड़े बातें कर रहे थे कि मैंने अचानक छापा मार दिया। नहीं तो कुछ नहीं। रानी घबरा गई। मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो सच सच बताओ, क्या हो रहा है यहाँ ये सब? मलिका, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। राहिल ने रानी का हाथ थामते कहा। वाह, खान विला में लव स्टोरी! बड़ा मज़ा आएगा जब सबको पता चलेगा। मलिका, प्लीज़ किसी से मत कहना, वरना मम्मी ने। उफ, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं चहक कर बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी मम्मी तो पूरी शैतान है। वो रानी को बहू नहीं बनाएंगी। पक्की साजिश औरत है वो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। मलिका, वो मम्मी है मेरी यार। राहिल ने मुझे घूरते हुए कहा। हाँ तो आपकी मम्मी है वो, लेकिन आप पर बिल्कुल भी नहीं गई हैं। अपनी बात पर मैं अभी भी कायम थी। यार मलिका, प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। एक बंदा है इस घर में जो आप दोनों की मदद कर सकते हैं। कौन? वो दोनों एक साथ बोले तो मेरी आंखों में शरारत नाचने लगी। ये छोड़ो, अब मलिका का मिशन है दो प्यार करने वालों को मिलवाना, और मैं तुम दोनों की शादी करवा के दम लूंगी। मैंने राहिल और रानी की सारी बात सुनते हुए कहा। अयान अभी मीटिंग रूम से निकलता बाहर आया कि मुझे वहाँ देखकर रुक गया। यहाँ क्या कर रही हो? आपसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट मिलेंगे प्लीज़? मैं फ़ौरन मुद्दे पर आई। कुछ सोचते हुए वो मुझे अंदर अपने ऑफिस की तरफ ले गया। ये आज आप तीखी मिर्ची के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मैंने अंदर आते के साथ चलती सीमा के बारे में कहा, जबकि सीमा मेरा मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही हो मतलब? अयान को मेरी बात समझ नहीं आई। मतलब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब देखिए ना, कितनी देर से वो आपको घूरे जा रही है। बिना हिचकिचाए कहे, मैं सीमा के साथ अयान को भी शर्मिंदा कर गई। मलिका, यहाँ बैठो आराम से। अयान ने नज़रों से मुझे चुप रहने का कहा तो मुंह बनाती मैं एक कुर्सी पर बैठ गई। जबकि सीमा आज पहली बार किसी को अयान के साथ ऐसे बेझिझक बात करते देख हैरान रह गई थी। और वो ज़्यादा हैरान जब हुई कि किसी की ना सुनने वाला अयान भी खामोशी से मुझे सुने जा रहा था। आप ना जल्दी से मीटिंग ख़त्म कर दें, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत प्यार से कहती मैं अयान को बच्ची लग रही थी। थोड़ी देर में अयान के केबिन में एक और इंसान आया और अयान से हाथ मिलाता हुआ वहीं बैठ गया। मीटिंग शुरू हो चुकी थी और अयान अब पूरी तरह उस इंसान के साथ बिजी था। इस पूरे वक्त में मेरी नज़रें अयान पर थीं। कभी कभी पास खड़ी सीमा को भी देखती थी। उसे देखते ही मैं अपनी नज़र बचा लेती थी। मैं क्या उसे कुछ बोलती जिसे अयान ने खुद कुछ नहीं कहा। मैं कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। ठीक है मिस्टर कैफ, कल मिलते हैं। उठते ही अयान ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। क्यों नहीं, वो मुस्कुराया। और तुम खूबसूरत लड़की, तुम बारबी डॉल की तरह बहुत प्यारी हो। वो इंसान जो मीटिंग के वक्त मुझे काफ़ी बार नोट कर चुका था, रहा नहीं गया तो उठते हुए उसने मुझसे कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने माथे पर बल डाले गर्दन टेढ़ी करके अयान को देखा, जो लगातार उसे देखे जा रहा था। मुंह बनाती मैं उठी और अयान के पास पहुंची और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। अब चलो भी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बहुत मान से कहती मैं हक जताती हुई अयान से बोली। वो इंसान मुट्ठी मींच कर रह गया, जबकि अयान को अपने अंदर एक सुरूर सा उतरता हुआ महसूस हुआ। वो इंसान अफसोस के साथ वहाँ से जा चुका था। मिस सीमा, मीटिंग खत्म हो गई है और कल की मीटिंग का शेड्यूल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अयान सीरियस अंदाज में कहता मुझे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ चुका था। मेरा अयान पर हक जताना न जाने क्यों अयान को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ ही देर में हम गाड़ी में थे और मैं तो बहुत ही खुश थी। एक और बार मौका मिल गया उसकी गाड़ी में बैठने का। अरे हाँ, याद आया, आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं फ़ौरन अयान की तरफ मुड़ी। बोलो। बिना मेरी तरफ देखे सीरियस अंदाज में कहा। आप राहिल से कितना प्यार करते हैं? इस अचानक सवाल पर अयान ने मुझे उलझी नज़रों से देखा। क्या मतलब इस बात का? माथे पर बल पड़े। देखिए ना, वो किसी से प्यार करता है, बल्कि खामोश मोहब्बत करते हैं। लेकिन अपनी मम्मी की वजह से खामोश ही मोहब्बत किए जा रहे हैं। तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक भाई होने के नाते उनकी मदद करें, उनके प्यार को पाने में?
और वो खामोश मोहब्बत कौन है? बेशक अपनी कजिन रानी, मैंने फौरन बोला। तो अयान ने गहरी सांस लेते हुए रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये उनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? अयान के लहजे में लापरवाही थी। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते, वो आपके भाई हैं। मैंने जोर दिया। मलिका, तुम इन सब से दूर रहो, ये उनकी आपस की बात है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, समझी? अयान ने अब की बार डांट दिया तो मैं मुंह बनाकर उसे देखने लगी और देखती रही। अब क्या है? मेरे यूं देखने से वो इरिटेट हुआ। साफ साफ कहिए ना, सवेरा मम्मी से डरते हैं इसलिए। चुप रहो मलिका, हर वक्त फालतू मत बोला करो। सच कड़वा ही होता है, मैंने मुंह फेर कर कहा। अयान ने मेरा मुंह अपनी तरफ किया और मेरी आंखों में अपनी आंखें टिकाईं। उनमें इतना गुस्सा था कि एक लम्हे को मैं भी डर गई। अयान खान न किसी से डरता है और ना ही कभी किसी से डरेगा, इसलिए मेरे साथ जुबान चलाने से पहले सोच लिया करो। अपनी गहरी काली आंखों के नीले कांच सी आंखों में गाड़े वो डरा भी रहा था और धमका भी रहा था। झटके से हाथ छोड़ता वो मुंह फेर गया था। कुछ पल खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद अयान को अपने कानों के पास सांसों की महक महसूस हुई। अयान ने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन बाद मैं आपसे कोई गिफ्ट नहीं लूँगी और पक्का वाला नाराज़ हो जाऊँगी। धीरे धीरे कहती मैं खामोश हो गई और मेरी इस हरकत ने अयान के दिल की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब मैं खामोशी से पीछे हट गई थी, लेकिन अपनी महक अयान के कानों में फूंक गई थी, जिससे निकलना अयान के बस की बात नहीं थी। और फिर मैंने दादाजी से बात की तो उन्होंने एक अजीब सी शर्त रख दी कि घर का बड़ा बेटा अयान है, उससे पहले अयान की शादी होगी, उसके बाद ही किसी और का नंबर आएगा। ऐसे में मैंने समीर के साथ मिलकर अयान के लिए अखबार में रिश्ते का ऐड दिया था। पर मैं पकड़ी गई और अयान की बात पर मेरा दिल दहक रहा था। मैं क्यों करने लगी उनसे शादी? इतने बड़े हैं, न सिर्फ उम्र में बल्कि बॉडी में भी। मैं मुंह बनाती हुई सोच रही थी। हाय मलिका, कुछ सोच। अगर उस बंदे का रिश्ता ना हुआ तो रानी और राहिल की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। मैं एक कदम खड़ी हुई। नहीं, अगर दो प्यार करने वालों को मिलवाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ती है तो ठीक है, ये नाजुक सी मलिका ये कुर्बानी ज़रूर देगी। और अपना इरादा बांधती अयान के पास जा पहुंची, जहां पहले से ही दादाजी खड़े थे और दोनों ही बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। वो मुझे ना, मिस्टर अयान खान का ऑफ़र मंजूर है। मैं थोड़ा झिझक कर बोली। क्या मतलब? कौन सी ऑफ़र? अयान भूल गया था कि कल उसने गुस्से में मुझसे क्या कहा था। वो मैं आपकी मलिका बनने को तैयार हूँ। मतलब? आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? अयान को हैरत का झटका लगा। अयान, क्या सच? तुम मलिका से? अरे नहीं दादाजी, वो कल मैंने गुस्से में कह दिया था बस, और ये पागल लड़की सीरियस हो गई। अयान ने गुस्से से मुझे देखा। हाँ तो, अगर कर लेंगे तो राहिल और रानी का रिश्ता आसान हो जाएगा। मैं उनके पास आती बोली। बस दादाजी, मैंने सोच लिया है कि आपकी शर्त भी पूरी होगी और इनकी ख्वाहिश भी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अयान, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि मेरे दोनों जान से अजीज़ पोता पोती एक साथ हो जाएंगे। दादाजी बहुत खुश हुए और अयान हैरान हो गया। दादाजी ने इस बार अयान की एक न सुनी। दादा ने मेरे और अयान की शादी के साथ रानी और राहिल की भी शादी कर दी, जिस पर राहिल की माँ ने काफ़ी एतराज़ किया, पर उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा राहिल और रानी की शादी पर खुश थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि भंगड़ा डालना शुरू कर दूं। अयान फौरन मुझे कमरे में चलने का कहने लगा। अरे ऊपर वाले, इनको अचानक क्या दौरा पड़ा है? पहली बीवी के भाग जाने का गम अभी भी ताज़ा है। मैं दिल ही दिल में अफसोस से सोच रही थी, खुद पैरों पर चलोगी या उठाकर ले जाऊं? आप सबके सामने मुझे नहीं उठा सकते। मैं चैलेंज करती आगे बढ़ी कि अयान ने एकदम मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अयान खान के पापा ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। बाकी सब लोग भी नज़रें इधर उधर करके मंजर से नज़र चुरा रहे थे। वो मज़े से मुझे बाहों में भरा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैंने उसे मुस्कुराते देखा तो उसके गाल पर हाथ रख दिया। आप मुस्कुराते हैं तो यहाँ गड्ढा बनता है। ये सच था कि उसे मुस्कुराते हुए डिंपल पड़ा था,
पर उसकी हल्की भूरी दाढ़ी में कम दिखाई देता था। लेकिन मैं उसका डिंपल देख चुकी थी। कमरे में ले जाकर वो दरवाजे को पाँव से खोलता है और पाँव की ठोकर से ही बंद कर देता है। मुझे बिस्तर पर ले जाता है। बहुत शौक था ना शादी का? नहीं तो, मुझे तो नहीं था। आपने ऑफ़र की थी तो मैंने मंज़ूर कर ली। मैं मज़े से उस पर इल्ज़ाम डाल रही थी। अच्छा, वैसे भी बहुत लोगों की बात मानती हो ना तुम? ये कहता वो मेरे कंधे पर झुक गया। मिस्टर खान, मैं उसके सीने पर हाथ रखे उसे रोक गई। यस मिस्टर खान की मलिका, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करें, वरना मैं दादाजी को। क्या दादाजी को? हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा और तुम मेरा वो रूप देखोगी कि दोबारा कोई भी ऐसी बात मुँह से नहीं निकलेगी। कुछ देर में चुपचाप उसे देखती रही। आपके ऐसे तेवर देखकर ही आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर गई होगी। वो पीछे हट रहा था। मेरी बात सुनकर अंगारों पर लौटा और झटके से मुझे बाजू से थामे खड़ा किया। मैं बेचारी फूलों से भी ज़्यादा नाजुक घूमकर रह गई थी। आज मैं पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, खबरदार तुमने उस औरत का नाम दोबारा मेरे सामने लिया। अयान का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। एक पल को मैं सहम गई थी और मेरा यूँ सहम जाना अयान को भी अच्छा नहीं लगा। खामोशी से सोफे पर जा बैठा। नादिया उसकी पहली बीवी थी, उसकी सौतेली मम्मी की भांजी, जिससे शादी तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जब घर आने का वक्त आया तो वो उसे छोड़कर भाग गई थी, ये कहकर कि उसे अयान जैसे खाली हाथ इंसान से शादी नहीं करनी। अयान ने उसे ढूंढने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि वो जो कुछ बोलकर गई थी उसके बाद उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं रही थी। नादिया को पैसा चाहिए था और अयान 3 साल पहले पैसे के नाम से महरूम था। अयान को रिश्ते अजीज़ थे, पैसे नहीं। और फिर वो वक्त आया जब अयान के पास ढेरों पैसे थे, लेकिन उसके लिए अब लड़की एक ऐसी थी जो पैसों पर मरती थी। इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ भी एक लड़की ने ही उसे हार दे दी, मलिका फ़हद। मैं उसकी ज़िंदगी में बहार तो बनकर आ गई, लेकिन अभी तक उसके दिल तक नहीं पहुँच पाई, ऐसा अयान को लगता था। लेकिन मैं तो कब से अयान के दिल की मलका बनकर बैठी थी, खुद वो भी नहीं जानता था। मैं धीरे से उसके पास आकर बैठी, जो अपना सर हाथों में गिराए बैठा था। उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था, वही दर्द जो 3 साल से उसकी जान पर बना हुआ था। मैंने एकदम ही उसके सर पर हाथ रखकर उसका सर दबाया तो वो चौंक के सीधा हुआ। क्या कर रही हो? आपका सर दबा रही हूँ। आपके सर में दर्द है ना? मैं मासूमियत से बोलती अयान को बहुत अपनी सी लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ चेंज करो और सो जाओ। मेरा हाथ पीछे करता दवा लेने के लिए उठने लगा। बिल्कुल नहीं, आप बैठिए यहाँ, मैं आपका सिर दबाऊंगी। देखना सारा दर्द चुटकियों में उड़न-छू हो जाएगा। उसके दिमाग की नसें एकदम ढीली पड़ गईं। मेरे छोटे-छोटे नाजुक हाथों की नरमाहट अपने सर पर महसूस करके उसका दिमाग बहुत जल्दी सुकून में आया और वो अयान खान को समझ नहीं आया कि ऊपर वाले ने मुझ 18 साल की लड़की में उसके लिए सुकून रखा था, क्योंकि मैं उसकी बीवी थी। यहाँ आओ। वो मुझे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचता एकदम गोद में बिठा गया। मैं एकदम घबरा गई थी। तुमने शादी सिर्फ राहिल और रानी के लिए की है ना? वो मेरी कमर पर हाथ रखे धीमे लहजे में पूछ रहा था। मैंने पहले हाँ कहा, फिर नहीं। अयान के माथे पर बल पड़े। वो मेरा मतलब है, आप अच्छे लगते हैं, थोड़े से खड़ूस हैं, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ या मेरी अमीरी? वो अचानक गंभीर हुआ तो मैं बिल्कुल गुमसुम उसे देखने लगी। 8 होटलों का मालिक हूँ तो अच्छा तो लगूंगा ही। अच्छा, जैसे 8 होटल मुंह दिखाए में आपने मुझे दे दिए हैं ना? अयान की बात सुनकर मैं उसकी गोद से निकलने लगी, लेकिन अयान ने मुझे कस के थाम लिया। चाहिए क्या? वो मेरी आंखों में झांक कर पूछ रहा था। मेरी आंखें नम हो गईं। क्या आप मुझे ऐसी लालची लड़की समझते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ शादी की वजह बदल दूँ तो मेरे दिल से करीब हो जाओ। न जाने वो क्या बोले जा रहा था। पैसों से खरीदना चाहते हो मुझे तो सुन लीजिए, मलिका कोई आम लड़की नहीं है जो पैसों की लालच में आपको अपना दिल दे दे। मैं मलिका हूँ, मलिका फ़हद। नहीं, अब तुम अयान की मलिका हो। मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट चाहिए? वो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है
और मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मैं बच्चों की तरह जन्मदिन का गिफ्ट मांग रही थी, जबकि अयान बड़ों की तरह मुंह दिखाई का गिफ्ट देना चाहता था। उसने धीरे से एक डब्बा निकाल के उसमें से एक डायमंड ब्रेसलेट निकाला, मेरी कलाई में पहना दिया। ये मेरे लिए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ब्रेसलेट को देखती बच्चों की तरह खुश होती हुई एकदम उसके गले से जोर से लगी कि अयान चौंक गया। थैंक यू मिस्टर खान। मैं उसके गाल चूम गई। पहली बार मुझे किसी ने ऐसा प्यारा गिफ्ट दिया है। मैं कोई नहीं, पति हूँ तुम्हारा, वो पॉजेसिव होते हुए बोला। वो मेरी कमर में हाथ डालते पीछे तकिए पर गिरा। मुझे जन्मदिन का गिफ्ट भी चाहिए। मैं उसकी तरफ देखती चाहत और अरमान से बोली, जो चाहिए मिल जाएगा, बस मुझे सुकून पहुंचा दो। अयान को मेरे साथ एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यहीं से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।